हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालकों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को मात्र 5 मिनट में कवर करना है और रिवाइज करना है तो टेंशन नको। ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक है जहां पर हमने मात्र 5 मिनट में इस चैप्टर को पूरा करा रखा है। ठीक है, पर उससे पहले आज भैया कुर्सी की बैटरी बहुत टाइट कर लेना, क्योंकि प्लानिंग का चैप्टर आगे आने वाले बाकी सभी चैप्टर के लिए एक बेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज। बालको, जैसा कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स की जो पुस्तकें हमने लिखी हैं वो आज आप में से मेजरली मतलब बहुत सारे बच्चों ने वो ऑलरेडी ले लिए है और उसको 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड करी है। और उन्हीं की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिजनेस स्टडीज की नोट्स की बुक बनाने जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा लेट देख रहे हैं तो हमने बना ली है और बहुत सारे बच्चे को पसंद आ गई है, तो बहुत ही जल्दी आएगी, उसका इंतजार करना। पर चलिए अभी शुरू करते हैं, हम प्लानिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। देखिए, अपन ने 3 चैप्टर करे। सबसे पहले पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके कानून देखे और उसके बाद इर्द-गिर्द की चीजें देखी। बेसिकली क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के अंदर आप एक धंधा खुद सेटअप कर रहे हो, इसलिए आपने देखा होगा कि आपको जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग के दिए जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने चैप्टर्स के थ्रू ये सारा काम कर रहे हो। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से देख लिया, अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अपना धंधा सेटअप करें। एक चीज याद रखना, हमने अब तक कोई बिजनेस नहीं चालू किया है, अब तक हमने किसी भी एम्प्लॉय को रखा नहीं है। अभी हम सिर्फ एक चेयर पर बैठकर सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड। आज हम जहां पर खड़े हैं और कल हमें जहां पर पहुंचना है, इन दोनों के बीच में ये एक विजेता है हम। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है इसको बोला जाता है प्लानिंग। अंडर प्लानिंग refers to या planning refers to thinking in advance what is to be done, क्या करना है, how it is to be done, कैसे करना है, and who is going to do it, और कौन करेगा। 3 बातें बोली, क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ये तीनों हम प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। अगर एक और डेफिनेशन मांग लिया आपसे तो देखो, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या पाना है, एंड टारगेट फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मैंने जानबूझ के राइट डाउन किया है ताकि आप आंसर राइटिंग में इस चीज को यूज कर सको। देखो, हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं ना बिजनेस में, तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तो करना ही पड़ेगा। तो आप इन टर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में उसको बेहतर बनाने के लिए। अगर अपन टॉपिक पे है तो प्लानिंग क्या है? एक ऑब्जेक्टिव सेट करो और उसको पूरा करने के लिए कितने समय में पूरा करना है उसके हिसाब से उस पे कैसे हम अप्रोच करेंगे, वो कहलाती है प्लानिंग। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल आपके अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मुझे 95% लाने हैं। कितने लाने? 95% लाने बोर्ड एग्जाम में। तो आप आज की तारीख से जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तक की प्लानिंग करेंगे, या जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन तक की प्लानिंग करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये कहलाता है प्लानिंग। तो बेसिकली प्लानिंग सिर्फ बिजनेस में नहीं होती है, हम रोज प्लानिंग करते हैं। घर से स्कूल जाना है, चलो कैसे जाना है प्लान कर लेते हैं। कोचिंग जाना है, चलो प्लान कर लेते हैं। बर्थडे मनाना है, चलो प्लान कर लेते हैं। तो प्लानिंग हर जगह काम में आती है। अब ये जो प्लानिंग है ना, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। देखिए, प्लानिंग में क्या होता है? सबसे पहली चीज, प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम कहां हैं और कहां पहुंचना है, हम कहां हैं और कहां पहुंचना है, इसके लिए हमारा फोकस कहां रहेगा? एंड रिजल्ट पे। तो आपकी जो प्लानिंग हो रही है वो आपके सारे कार्यों को रीडायरेक्ट कर रही है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि भैया 95% लाने के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या हो? आप गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो आपको गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। प्लानिंग एक मैनेजर का पहला फंक्शन है। 5 फंक्शन आपने पढ़े थे, याद है सबको? प्लानिंग, जल्दी बोलिए। ऑर्गेनाइजिंग, जल्दी बोलिए। स्टाफिंग, जल्दी बोलिए। डायरेक्टिंग, जल्दी बोलिए। और लास्ट था कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है ना, ये पहला फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू स्टार्ट प्लानिंग, इज टू थिंक इन एडवांस। क्या करना है, क्यों करना है और कौन करेगा। अच्छा, प्लानिंग की जरूरत हमें तब पड़ती है जब अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं। सोच के देखो, घर से स्कूल जाने का एक ही रास्ता है,
और एक ही तरीके से आप पहुंच सकते हो। प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। 95 लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सुबह इतने बजे उठ के ये पढ़ो, इतने बजे उठ के ये पढ़ो, और कोई रास्ता ही नहीं। तो फिर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ उसे फॉलो करना है। प्लानिंग की जरूरत तब पड़ती है व्हेन यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव। सुबह भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं, लेट नाइट स्टडी भी हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग स्टडी भी हो सकती है। तो जब हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव होंगे, तब हम उनमें से कुछ एक या दो या तीन अल्टरनेटिव को इकट्ठा करके हमारे गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते चल जाएंगे। नेक्स्ट है परवेसिव। बेटा जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना मेरे को, उनको ये चीज याद होगी, परवेसिव, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं स्टार मार्क करवाता हूं। ये हर जगह इस्तेमाल में आएंगे। एक छोटा सा हिंट दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में जिस किताब या जिस नोट्स की बुक के बारे में बताया ना, उसको बनाने के लिए 1000 से 10 स्टूडेंट के हम इनपुट ले रहे हैं, और उनमें हमें ये समझ में आया कि सर कुछ ऐसे पॉइंट बता देना जो हर जगह इस्तेमाल में आ सके, हम भूल जाए ना तो इनको लिखे आएंगे। तो हमने 4 पेज उसके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह चाहिए। भैया प्लानिंग तो हर जगह चाहिए ना। अभी अपन ने स्कूल जाने के लिए प्लानिंग करी, कोचिंग जाने के लिए प्लानिंग करी, बर्थडे मनाने के लिए प्लानिंग करी, तो भैया प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप खुद क्यों ना हो, प्लानिंग हर जगह चाहिए होगी। और प्लानिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं कि आज मैंने प्लान कर लिया, काम खत्म हो गया, मुझे लगातार रोज प्लान करना पड़ेगा, रोज जुगाड़ करना पड़ेगा। जी आज वीडियो डालना है, कल भी तो डालना है, परसों भी तो डालना है, उसके अगले दिन भी तो डालना है। तो प्लानिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार किया जाता है। मैनेजमेंट के ज्यादातर क्या सारे फंक्शन हम बोले तो कंटिन्यूअस नेचर के ही होते हैं। समझ में आ गया? लास्ट देखें, प्लानिंग इन्वॉल्व फॉरवर्ड लुकिंग, या हम बोले सर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हम प्लानिंग के अंदर में क्या कर रहे हैं? हम प्लानिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? हम भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम भविष्य के हिसाब से दिमाग लगा रहे हैं। मुझे आज की तारीख में, जब मैं जुलाई में बैठा हूं, अगस्त में बैठा हूं, सितंबर में बैठा हूं, मैं मार्च का अंदाजा लगा रहा हूं कि मार्च में पेपर आएगा, मैं उसमें फोड़ूंगा, उसमें 95 98% लेके आऊंगा। ये क्या है? भविष्य के बारे में तो सोच रहे हो। तो इन प्लानिंग हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने प्लानिंग देखी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे किसी भी चीज का, तो उससे फायदे क्या होंगे? अगर हमने पहले से एक प्लान बना रखा है कि 95 मार्क्स लाने के लिए कब क्या कैसे क्यों करना है, तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? चलो देखें। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस। तो पहला आ गया, इट गिव्स डायरेक्शन। अगर आपने पहले से प्लान करके रखा हुआ है हर चीज, तो क्या होगा? ये आपको एक रास्ता दिखा देगा कि ऐसे करो। अगर सोचो प्लानिंग नहीं है कोई, मुझे 95% लाने, बट आई डोंट हैव प्लान, आई डोंट नो हाउ, और मैं बस चल रहा हूं, हाँ जब जो इच्छा करी तब पढ़ लिया, तो कितने परसेंट चांसेस है मेरे जीतने के लिए? बहुत कम। और अगर मैंने पहले से सब कुछ सेट करके रखा होगा, 3 महीने में ये करना है, चौथे महीने ये करना है, 5वें महीने ये करना है, उसके बाद रिवीजन होगा, उसके बाद सैंपल पेपर होंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम पेपर होंगे, काम खत्म। अगर मैंने पहले से प्लान कर रखा है तो क्या होगा? ये मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है कि कब किस समय क्या करना। तो प्लानिंग करने से फायदा क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिल जाता है, किसको क्या करना है। जब आप प्लान कर रहे हो तो आप हर डिपार्टमेंट के लिए इंडिविजुअली प्लान करते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कब क्या करना है, तो उनका रोल क्लैरिटी है कि भाई मुझे यही करना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या हम बोले तो एफिशिएंसी बिल्डअप करता है। देखिए एक चीज समझना, आप किसी भी किताब से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, पूनम गांधी से पढ़ रहे हो, सिंगला से पढ़ रहे हो, मेरी नोटबुक जो आएगी उससे पढ़ रहे हो, या दुनिया की किसी किताब से पढ़ रहे हो, ये जो इंपॉर्टेंस है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स है, ये बहुत सारे होते हैं। अगर प्लानिंग के मेरिट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, 15 में आपको दे सकता हूं, पर वो आपके काम के नहीं, आपको 5-6 अपने हिसाब से समझने। आप वो वाले इंपॉर्टेंस, वो वाले मेरिट समझो जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला प्लानिंग करने से क्या फायदा होगा, तो 3-4 चीजें, 3-4 फायदे आपके दिमाग में आ गए, बस उन 3-4 को 6-7 में कन्वर्ट करो और वहीं रुक जाओ, क्योंकि इतने सारे करने से कोई सेंस नहीं है, बहुत बड़ी है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है? एफिशिएंसी बिल्डअप करता है। अगर हमने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है तो वेस्टेज कम होगी रिसोर्सेज का। सिंपल भाषा में बोले तो हमारा टाइम वेस्ट कम होगा पढ़ाई करने में। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भाई पहले से पता है कब क्या करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मोमेंट पे आके ब्लैकआउट नहीं होगी, ठीक है, ना ही वो ओवरलैपिंग करेगी, हर चीज सिस्टमैटिक वे में चलेगी।
अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है। जैसे क्या है, मैं आपको बोलूं भाई 95% लाने कब क्या करना है, तो हम पहले से अंदाजा लगा लेंगे, यार देख दिवाली आएगी 3 दिन गायब कर दो उसके, ठीक है। मेरे प्री बोर्ड आएंगे 10 दिन गायब कर दो उसके, फेयरवेल आएगा 3 दिन वो भी गायब कर दो, और उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे 3 दिन वो भी गायब। हमने पहले से जितना हम सोच सकते हैं, देखो हम भगवान तो है नहीं, पर हाँ हम थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि यार कहां फंस जाऊंगा मैं, कहां प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो तो अनसर्टेनिटी, अन का मतलब होता है नहीं पता, सर्टेनिटी क्या होगा, ऐसे समझो इसको। अनसर्टेनिटी मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो किसी को भी नहीं पता है, पर बेसिकली अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो जितने प्रोबेबल रिस्क है जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। हाँ यार, देखो मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, यार बीच में फाटक आता है ना, रेलवे क्रॉसिंग आती है, वो हो सकता है बंद मिल जाए, तो 10 मिनट जल्दी निकलता हूँ। तो मैंने इस रिस्क को पहले से ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी, हो सकता है नहीं मिले और हम सीधे निकल जाए, बट हमने अंदाजा तो उसका लगा लिया ना। तो प्लान करने से ये जो शॉक एंड मोमेंट पे हमें लगते हैं, उससे हम बच जाते हैं। साथ साथ में प्लानिंग में इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं यार। आप पहले से प्लान करके रखो, हर चीज का आपका दिमाग चलेगा, यार ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। आजा बैठो, बैठ के चुपचाप प्लान बनाओ कि कैसे आप 95% लाओगे। हर महीने का एक रोड मैप बनाओ। आप अपने आप दिमाग चलाओगे, यार नवंबर में ना मुझे सैंपल पेपर करने चाहिए यार, दिसंबर में है ना मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, प्रीवियस ईयर वाले टाइप पेपर उठाने चाहिए। अपने आप दिमाग चल रहा है। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। और लास्ट है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसको समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब समझना, कंट्रोलिंग का मतलब होता है हमने जो प्लान करा था उसमें और रियल रिजल्ट में फर्क पता करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो अगर आपने पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करा है, स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट, अगर पहले से मैंने एक टारगेट, एक स्टैंडर्ड सेट करा है कि मुझे 95 लाने, ठीक है, ये मेरा टारगेट हो गया, आए मेरे 90, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं ये 5% क्यों कम रह गए, वाई, आइडिया लगा सकता हूं ना। पर ये कब कर सकते हैं, जब हमने पहले से एक टारगेट सेट कर रखा हो। तो प्लानिंग में क्योंकि हमारा टारगेट पहले से सेट होता है, इसलिए जो रियल रिजल्ट आता है उससे कंपैरिजन पॉसिबल है कि हाँ यार मैंने इतना सोचा था, इतना नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। क्यों यार, 2 महीने मेरे बीच में खराब हो गए थे, हमारे पास एक रीजन आ गया, अगली बार और मेहनत करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। अब देखो एक बात समझना, हम भविष्य देखने की कोशिश कर सकते हैं पर भविष्य देख तो नहीं सकते। प्लानिंग की अगर इंपॉर्टेंस है तो कुछ नुकसान भी है। सब कुछ अगर सही हो जाएगा तो दुनिया में हर आदमी पैसे वाला बन जाएगा। तो यहां पर प्लानिंग के अगर फायदे हैं तो प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला लिमिटेशन, लीड्स टू रिजिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यार एक चीज समझो, आपने पहले से अपना है ना पूरा टारगेट वारगेट सेट कर रखा है, सब कुछ सेट कर रखा है पहले से, क्या करना है, कैसे करना है, हर डे का प्लान बना रखा है, हर वीक का प्लान बना रखा है, हर मंथ का प्लान बना रखा है। अब एकदम से आपको लगा कि यार ये वाला जो बंदा है ना, इसका प्लान भी अच्छा है, मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा? आप फंस जाओगे, ना इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे। वो होता है ना, कभी कभी हम टाइम टेबल बना लेते हैं जोश जोश में, फिर पता लगता है कि यार ये मेरा पढ़ने का टाइम है, इसी समय मेरा दोस्त खेलने बुला रहा है, तो फिर क्या होता है, हम ना तो यहाँ रह पाते ना वहां जा पाते। यही काम प्लानिंग में होगा। अगर आप पहले से एक बहुत लंबा टारगेट फिक्स कर लोगे ना, तो आप बदलते एनवायरनमेंट में, अपन ने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है ना, डायनामिक होता है, तो उसके अंदर कैसे बदलाव करोगे? तो प्लानिंग की वजह से आप स्टक हो जाते हो कि हाँ यही करना है, आंख बंद करके सिर्फ सीधा-सीधा चलना है। जो है वही करते रहो, कुछ ना इधर देखो ना इधर। अगर एनवायरनमेंट बदल रहा है तो आप उस बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आपका पहले से प्लान फिक्स है। आपने देखा शार्क टैंक देखते हो तो उसके अंदर ना कुछ आते हैं कि भाई बड़े जो जायंट हैं वो इतनी जल्दी बदलाव नहीं कर पाते, जबकि छोटे-छोटे जो स्टार्टअप है ना वो इंस्टेंटली मार्केट के हिसाब से बदल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बड़े जायंटों में क्या होता है, एक पूरा प्लान बना हुआ है आने वाले 5 सालों का। वहाँ हर बंदा सिर्फ आँख बंद करके बोले यही करना है, कुछ और नहीं सोचना है, यही करना है। जबकि छोटे स्टार्टअप में क्या होता है, वो बोलता है नहीं, नहीं आज के हिसाब से देखो क्या करेंगे। ठीक है? तो प्लानिंग करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसे इंस्टेंटली बदल नहीं सकते। इस वजह से रिजिडिटी आ जाती है, थोड़ा-सा रुकाव आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। रिजिडिटी मतलब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट बदलता है,
रोज बदलाव हो रहे हैं। अब अगर एनवायरनमेंट रोज बदल रहा है, रोज नई-नई पॉलिसीज, रोज नए-नए ट्रेंड आ रहे हैं, तो उस रोज बदलते हुए ट्रेंड में हम 1 साल का प्लान कैसे बना सकते हैं? पूरे 1 साल का प्लान कैसे बनाओगे अगर रोज बदलाव हो रहे हैं तो? तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लान बहुत सोच समझ के और बहुत दिमाग लगा के बनाना पड़ता है और इसीलिए प्लानिंग इस डायनामिक एनवायरनमेंट में कम चल रही है। एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ। पहले आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर का ट्रेलर आता था पिक्चर से 8 महीने पहले। आता था ना? अब कब आता है? पिक्चर रिलीज़ होने के 15 दिन पहले। क्यों आता है? क्योंकि लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, लोग भूल जाएँगे। तो उस बदलते एनवायरनमेंट के साथ उनको बदलाव करना पड़ेगा। अगर पहले से प्लान बना रखा होगा नहीं इस तारीख को यही करना है तो क्या होगा? वो फँस जाएँगे। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती आपकी प्लानिंग। नेक्स्ट है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अब मुझे पता है कि मुझे रोज़ सुबह आके ये करना है, इसको ऐसे करना है। तो मैं जो अपना दिमाग लगा के इसको पहले से और बेहतर करने के बारे में सोच सकता था, अब वो मैं नहीं सोचूँगा। क्योंकि पहले से प्लान बना हुआ है। चलिए जो है उसको फ़ॉलो कीजिए चुपचाप, अपना दिमाग मत लगाइए। अच्छा, छोटी ऑर्गनाइज़ेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में एक प्लान बनाने में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, भैया वो दिमाग लगाता है क्या बदलाव हो सकता है, क्या ट्रेंड है, क्या मार्केट है, क्या चीज़ चल रही है, इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा समय लगता है प्लानिंग करने में और बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगता है प्लानिंग करने में। लास्ट, भविष्य की गणना आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आप भविष्य देखने की कोशिश कर सकते हो, पर देख नहीं सकते। उसी प्रकार से प्लानिंग करने से हम ये नहीं कहेंगे कि सक्सेस गारंटी हो जाएगी। आपने 95% के लिए टारगेट बना लिया तो क्या 100% श्योर हो क्या कि 95 आ जाएँगे? नहीं आएँगे, ज़रूरी नहीं है कि आएँगे, मतलब आ जाएँगे बट ज़रूरी नहीं है कि आपके इस प्लान से आ जाएँ। हो सकता है कि आपकी अप्रोच बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है? तो प्लानिंग से हम सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा, प्लानिंग, 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 प्लानिंग पढ़ रहे हैं। सर ये प्लानिंग करते कैसे हैं? अगर मैं आपको बोलूँ एक बिज़नेस का प्लान बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे? बना पाओगे? आज के बाद बना पाओगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की। एक चीज़ याद रखें बेटा, यहाँ से आपको कई सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे। प्लानिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ये जो प्रोसेस शब्द है ना, इसको ध्यान से समझ लो। प्रोसेस का मतलब होता है मस्ट बी फॉलोड इन सीक्वेंस। यानी किसी का भी प्रोसेस आप पढ़ोगे, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। और उसी सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे काम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पॉइंट के बाद तीसरा जोड़ दिया, तीसरे के बाद छठा जोड़ दिया, फिर याद आया तो चौथा पॉइंट लिख दिया। प्रोसेस को सीक्वेंस में ही लिखना है, काम करने का तरीका है। अब जैसे चाय बनानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया पहले गैस जलाने की जगह पहले बोल दो हमने चीनी डाल दी और फिर याद आया फिर दूध डाल दिया, फिर याद आया फिर गैस ऑन कर दी। ऐसा उल्टा काम तो करेंगे नहीं, चाय अच्छी नहीं बनेगी। चाय बनाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ही चलना पड़ेगा तभी चाय बढ़िया बनेगी। सेम गोज़ विथ फंक्शन। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग करने का भी एक प्रोसेस है। ठीक है? अगर आपको समझना है ना, तो अपन एक काम करते हैं। अपन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम छोड़ो, तुम्हारे स्कूल जाने का एक प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज सुबह उठ के मेरा दिमाग चला कि ये हूँ मैं और मुझे जाना है मेरे स्कूल। ठीक है? ये घर नहीं स्कूल ही है मान लो यार, ऐसा मान लो स्कूल है। मुझे घर से स्कूल जाना है तो इसके लिए मुझे करना है पूरा का पूरा प्लानिंग। ठीक है? तो कौन-कौन से स्टेप हैं उसको ध्यान से समझना, मैं हर एक स्टेप को बहुत ईज़िली समझाऊँगा। प्लानिंग का प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहला पॉइंट सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट विद सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। आपका एक गोल डिफाइंड होना चाहिए। मुझे इस साल इतना प्रॉफिट करना है, मुझे इस साल इतनी सेल करनी है, मुझे इस साल इतना रेवेन्यू करना है। ये क्या है? ये एक टारगेट सेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि बस आँख बंद करो बेचते रहो, जितने बिक गए उतने बढ़िया, नहीं। आपके पास पहले एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस टारगेट को लेके काम करना है। इससे आप जितना भी काम करोगे ना, उसमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा कि हाँ, मेरी ट्रैक रेट सही चल रही है क्या? मुझे और मेहनत करनी है क्या या नहीं करनी है? ठीक है? अगर हमारी एग्ज़ाम्पल से लें, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है ये, क्या है? स्कूल जाना है। स्कूल जाना है। ये हमारा हो गया टारगेट कि भैया मुझे स्कूल जाना है। तो पहला पॉइंट सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब क्या करोगे? अब हम दिमाग लगाते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस की बात करें तो यार मैंने सोच तो लिया कि मुझे इस साल 50,000 बुक्स सेल आउट करनी है। पर इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आएँगी, कई सारी परेशानी भी आएगी कि मान लो बुक की प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई तो, हमारे सप्लायर ने प्रॉब्लम दे दी तो, बच्चों को पसंद नहीं आई तो, बहुत सारे फ्यूचर में आने वाले
अनसर्टेन इवेंट है। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस सेकंड पॉइंट का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में आने वाली चीजों के बारे में अजम्पशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अजम्पशन लगा रहे हैं कि क्या, कैसे, क्यों हो सकता है, ताकि हम एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की कोशिश कर सके जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सेम गोज विथ हियर। अगर आपको स्कूल जाना तो आप अजम्पशन लगा रहे हो, यार बीच में रेलवे की क्रॉसिंग आती है, ये बंद हुई तो क्या होगा, ये खुली हुई तो क्या होगा। ठीक है, मान लो बीच में कुछ और भी है, मान लो मंदिर है, तो बोले अगर मंदिर में जाते समय भीड़ मिल गई तो क्या होगा रास्ते में। तो आप भविष्य को लेके अजम्पशन लगा रहे हैं। आपने अजम्पशन लगा ली। अब आता है तीसरा पॉइंट, लिस्टिंग अप ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, कि ये काम को मैं कैसे कैसे कर सकता हूं। पहले हमने काम सोचा क्या करना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बाद इस काम को करने के क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्कूल जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? भाई पैदल चला जाता हूं, साइकिल से चला जाता हूं, स्कूटी से चला जाता हूं, बाइक से चला जाता हूं, पिताजी को बोलता हूं कार में छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत सारे ऑप्शन है। ऑटो ले लेता हूं। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम गोल अचीव कर सकते हैं। सेम गोज विद बिजनेस, कि अगर आपको एक गोल अचीव करना है तो भाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में ज्यादा अग्रेसिव सेल करें, उसके बाद थोड़ा सेल डाउन करें, या पहले बच्चों को एक्सेप्ट करने दें, बच्चों को पसंद आ जाए किताब, उसके बाद हम अग्रेसिव सेलिंग करेंगे। ऐसे 3-4 ऑप्शन मैंने लिख लिए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, या फिर चौथे तरीके से करना है। अब भाई सारे ऑप्शन हमने लिख तो लिए, पर अब अगला काम क्या है? उन ऑप्शन को इवैल्यूएट करना। फोर्थ स्टेप है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। जो आपने लिखे हैं ना, इवैल्यूएटिंग का मतलब फायदा एंड नुकसान। आप हर अल्टरनेटिव का फायदा ढूंढ रहे हो और हर अल्टरनेटिव का नुकसान देख रहे हो। जैसे अगर मैं पैदल जाऊंगा तो फायदा क्या होगा? भाई एक्सरसाइज ही हो जाएगी। नुकसान क्या होगा? यार देर से पहुंचूंगा। ऑटो से जाऊंगा, पैसे थोड़े कम तो लगेंगे, फायदा तो है, पर मुझे ऑटो पकड़ना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। पिताजी को बोलूंगा तो पिताजी थोड़ा चूचे चूचे भी करेंगे और फिर चलो चल भी जाएंगे। तो हर एक अल्टरनेटिव जो है ना, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, उसका देख रहे हो फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आपको बोर्ड में 95 लाना है, अल्टरनेटिव देखे आपने, सुबह उठ के पढ़ लूं क्या, रात को पढ़ लूं क्या, अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज्यादा अर्ली वाली मॉर्निंग 4 बजे उठ के पढ़ लूं क्या, दोपहर में पढ़ूं। अलग अलग अल्टरनेटिव आप सोच रहे हो, कैसे 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 कैसे। अब जब बहुत सब चीजों को लिख लिया आपने, इसके भी फायदे, इसके भी नुकसान, फायदे नुकसान सब लिख लिए, अब अगला काम क्या है? उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो भैया, जिसमें फायदे ज्यादा हो, नुकसान कम हो। आपके हिसाब से जिसमें फायदे ज्यादा हो, नुकसान कम हो। तो अगला स्टेप है सिलेक्टिंग ऑफ एन अल्टरनेटिव, कि आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने फाइनली डिसाइड किया कि काम करते हैं, ऑटो से ही चलते हैं। ठीक है, कि काम करते हैं, ऑटो से चलते हैं, 20 रुपए में पहुंच जाएंगे। ये क्या है? एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। देखो जरूरी नहीं है कि आप एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, हो सकता है 2-3 को कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करा। जैसे घर से आधे रास्ते पैदल चला जाऊंगा, उसके बाद ऑटो ले लूंगा। सेम गोज विद बिजनेस, कि आपने पास 3-4 ऑप्शन थे, हमने सोचा कि भाई एक अल्टरनेटिव ये रखते हैं कि पहले किताब शुरू के 2000-5000 बच्चों तक किताब को पहुंचने देते हैं। एक बार उनका रिस्पॉन्स देखते हैं, उनको किताब पसंद आ रही है नहीं आ रही। अगर उनको पसंद आ जाती है तो फिर हम एक्सप्लोसिव तरीके से किताब का प्रमोशन करेंगे, क्योंकि हम फिर रिव्यूज के साथ प्रमोशन करेंगे। तो हमने सिलेक्ट कर लिया इस वाले से काम शुरू करना है। अब तक काम किया क्या? अरे अभी तक तो आप सिर्फ जुगाड़ दिमाग में बिठा रहे हो, एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो। स्कूल जाना भी तो है भैया, ऑटो से जाना सिलेक्ट तो कर लिया। तो अगला पॉइंट आता है आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, की प्लान को हम लगाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने प्लान का इंप्लीमेंटेशन शुरू करा, किताब बेचना शुरू करा, या घर से निकल के ऑटो पकड़ना शुरू करा। लास्ट पॉइंट आता है आपका फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है? जब ये प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम चलते प्लान में ये सोच रहे हैं कि यार मैंने जो सोचा था वो हो रहा है क्या, जो जो मैंने सोच रहा था वो सारे चेक पॉइंट्स ओके हैं क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यानी कंटिन्यूअसली हम उसको इवैल्यूएट करते जा रहे हैं इंप्लीमेंटेशन के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किताब है, हमने कहा शुरू के 5000 तक पहुंचने दो, तो हम शुरू के 5000 में बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अब एक्सप्लोसिव की हाँ जो हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है, थोड़ी ज्यादा और सेल करनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमने जो प्लान के बारे में सोचा था क्या अभी वो चल रहा है या नहीं चल रहा। आपने सोचा 95% लाने, तो एक दिन में तो नहीं लाओगे, उस पूरे प्रोसेस को 8 महीने लगेंगे। तो आपने चौथे महीने पे आके देखा यार पिछले 3 महीने में जो सोच रहा था मैं वैसा ही हुआ है ना। अरे नहीं नहीं यार, एक चैप्टर कम रह गया, चलो एक चैप्टर और स्पीड में पूरा कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? लगातार उस प्लान को इवैल्यूएट करते जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि भाई हमने जो सोचा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
समझ गए? तो ये 7 स्टेप हैं जो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हैं। कुछ किताबों में शायद 8 दे रखे हैं, आपको 7 ही लिखना है। बहुत पुराना एडिशन होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो 7 स्टेप हैं प्लानिंग प्रोसेस के, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर उसके हिसाब से असम्पशन लगाओ क्या-क्या हो सकता है, फिर उसके बाद देखो कितने अल्टरनेटिव आपके पास हैं, फिर उन अल्टरनेटिव में से इवैल्यूएट करना शुरू करो, 5th पॉइंट पर उनमें से एक सिलेक्ट करो, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करो और फिर उसके बाद देखो, लगातार देखते रहो। जो प्लान हम पूरा मतलब जो प्लान हम लगा रहे हैं, वो सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ये चेक करते रहो, ठीक है? अब भाई लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, जो पिछले साल ही ऐड ऑन हुआ है वापस से। ये वो हीरो है जो 4 साल पहले तक था, फिर 2 साल हटा दिया गया, फिर वापस 2 साल पहले आ गया है। टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने तरीके के होते हैं? देखो प्लान बेसिकली अगर मोटा-मोटा बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज़ प्लान, जैसे एक ही बार लगने वाला, जैसे 12वीं में 95% लाने, ये एक सिंगल यूज़ प्लान है, 10 बार नहीं लाने, एक ही बार लाने हैं आपको, ठीक है? एक होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब इस सिंगल यूज़ प्लान को अचीव करने के लिए, इस सिंगल यूज़ प्लान को अचीव करने के लिए आपको रोज कुछ प्लान लगेंगे, है ना? 95% लाने के लिए हमें रोज दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये होता है आपके स्टैंडिंग प्लान, जो लगातार हर रोज आते रहे, हर रोज हमें इन्हें देखना पड़े, ठीक है? तो अब इन्हीं की कैटेगरी के अंदर मतलब सिंगल यूज़ इन्हीं में से कोई है, स्टैंडिंग भी इन्हीं में से कोई है, ठीक है? सबसे पहले टाइप ऑफ प्लान को पकड़ते हैं जो कहलाता है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, प्लान का मतलब है पहले से डिसाइड करना, बस इतना समझ लो। प्लान का मतलब है पहले से डिसाइड करना। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट। अब एक चीज समझो, सर हमारे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक 3 लाइन का पैराग्राफ दे देंगे और पूछेंगे बताइए ये कौन सा प्लान है। फॉर एग्जाम्पल राम लिमिटेड है जिसने सारे इंप्लॉइज को इकट्ठा करा और उन्हें बोला कि अगले 3 महीने में हमें 1 करोड़ रुपए की सेल करनी। ये कौन सा प्लान है? तो जनाब ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने एक एंड रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ाया है अपने काम को। तो ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया? अगला स्ट्रैटेजी। देखिए आज हम यहां हैं, कल हमें यहां होना है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यहां से यहां तक क्या करें? 95% लाने हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया। हर महीने क्या करना है? ये क्या हो गया? हमारी स्ट्रैटेजी। क्या हो गई हमारी ये? स्ट्रैटेजी। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जुड़ता हुआ प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यानी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे चलना है, ये कहलाती है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल है। तीसरी पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसा जवाब देंगे। अगर आप ही के बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो भाई कोई मुझसे पार्टी में जाने की बोलेगा तो मैं साफ मना कर दूं, नो पार्टी टिल बोर्ड एग्जाम। ये क्या है? ये मेरी पॉलिसी है। सेम गोज आपने दुकान के बाहर लगा हुआ देखा होगा, नो क्रेडिट पॉलिसी, नो क्रेडिट पॉलिसी, कोई उधार हम आपको नहीं देंगे। ये क्या है? ये उनकी पॉलिसी है कि हम लोग किसी भी तरीके के उधार पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ दुकानों के बाहर लगा हुआ देखा, आज नगद कल उधार, कि भैया आज नगद पे बात कर लो, उधार पे हम कल बात करेंगे, आज हम उधार पे बात नहीं करेंगे। और कुछ बेहतरीन दुकानदार है हमारे यहाँ पर, मैंने एक दुकान के बाहर लगा हुआ देखा, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे, आप गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? नो क्रेडिट पॉलिसी। एक जनरल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में भाई हम कैसे रिएक्ट करेंगे। भाई ऐसा हो जाता है मैं क्या बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा, मेरे को कुछ नहीं पता। तो ये है आपकी पॉलिसी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं रूल्स। अब रूल्स तो आपको सबको पता है, कानून क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी दिन पढ़ाई स्किप नहीं करनी है। ये क्या है? ये कानून है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। जैसे होता है ना कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम किसी प्रकार के अल्कोहलिक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। कि हमने रूल बना दिया भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं कोई भी दारू नहीं पिएगा, कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करेगा। क्या हो गया ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल हो गया। ठीक है, चलिए अगला आता है मेथड। मेथड किसको कहते हैं? मेथड होता है रोज के काम करने के तरीके को। भाई आप जब पढ़ने बैठोगे तो कैसे पढ़ने बैठोगे? भैया पहले फ्रेश होके नहा धो के तैयार होके टेबल चेयर पे बैठूंगा,
फिर पढ़ाई करूंगा। ये है आपका मेथड। मेथड का मतलब सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेड टास्क। एक फैक्ट्री की बात कर लो, भैया रोज सुबह आना है, इतने बजे तक आना है, आपको अटेंडेंस लगानी है और फैक्ट्री के अंदर आना है, फिर कपड़े बदलने हैं, फैक्ट्री कपड़े पहनना, फिर काम शुरू करना। ये आपका एक मेथड है, रूटीन डेली टास्क को कैसे करना है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। इसको ऐसे समझ लो, एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश्ड। एक फिक्स तरीका जिस तरीके से किसी भी काम को करना है। जैसे आपको अगर कोई कंप्लेन दर्ज करानी है फैक्ट्री के अंदर, तो क्या प्रोसेस है। तो एक फिक्स स्टेप होंगे, पहले आप एक लेटर लिखिए, लेटर पे इसका नाम होना चाहिए, ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसको आप इसको देंगे, वो व्यक्ति दूसरे को देगा, फिर आपकी कंप्लेन वहां सुनेंगे। जब टॉप लेवल के पास वो बात पहुंच जाएगी तो वो इस तरीके से काम करेगा। तो ये क्या एक प्रोसीजर हो गया। जैसे आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। पहले आप फॉर्म भरिए, उनमें सिलेक्शन होगा, फिर फीस जमा होगी, फिर टेस्ट होगा, ये बहुत सारे अलग अलग स्टेप होते हैं। तो ये क्या है, एक फिक्स प्रोसीजर है ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब भैया सब चीजें, गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, इन सबको मिलाकर बनता है प्रोग्राम। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? एवरीथिंग इज अ प्रोग्राम। गोल है हमारा, ठीक है, गोल के हिसाब से मैंने पॉलिसी भी बना रखी है, एक प्रोसीजर भी है, कुछ कानून भी है, मैं कुछ चीजों को मना भी करता हूं, ये सब मिला के मेरा ये पूरा प्रोग्राम होता है। तेरा सिस्टम चल रहा है बढ़िया सा, तुझे 95 की तैयारी कर रहा है। हमारा ये जो तैयारी है ना 95 कर रहा है, इसमें जो जो तू कर रहा है, जो जो नहीं कर रहा है, हो गया तेरा प्रोग्राम। ठीक है। लास्ट वन, बजट। अब भैया कॉमर्स वाले होके हम अगर बजट को ना पहचाने तो काहे हम कॉमर्स वाले हैं। बजट का मतलब फाइनेंशियल मैटर से रिलेट करता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल टर्म। नंबर के फॉर्मेट में जब भी बात आ जाती है कि भैया हमें कॉस्ट को 10% तक रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई प्लानिंग करने के लिए 1 लाख रुपए है हमारे पास, ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए 5 लाख है हमारे पास। ये क्या है? ये आपका बजट है, जिस बजट को देखते हुए आप काम करोगे। समझ में आ गया? तो ये बालकों आपका हो गया पूरा प्लानिंग चैप्टर। समझ में आ गए? एक चीज और लिख लो, एक शब्द का मतलब याद रखना, प्लान। प्लान का मतलब होता है रिटन के अंदर सब कुछ लिखना, है ना, रिटन में सब कुछ लिखना, वो होता है प्लान। क्लियर हो गया? चलिए सवाल को ये हो गया आप लोगों का पूरा चैप्टर समाप्त। इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर देना। बाकी ये नंबर आपके पास है ही, हर परेशानी का सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे यहाँ मिल जाएगा, नंबर को सेव कर लेना, मैं भी कर लूंगा नेट लास्ट। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बालको अब हम इंडियन इकोनॉमी को एक कहानी के रूप में आप सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं। और हमारी कहानी का पहला अध्याय इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वो समय जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय हमारा भारत कैसा था, उसकी रूपरेखा देखिए जाके, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, जरूर देखिएगा, आपकी भी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।